डोडो टीवी। प्रतिज्ञा और प्रेम की नई नई शादी हुई थी। इस शादी से दोनों ही बहुत खुश थे। प्रेम उसका बहुत ख्याल रखता था और प्रतिज्ञा भी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। दरअसल प्रतिज्ञा और प्रेम एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पार्टी में मिले थे और उस एक मुलाकात में ही प्रतिज्ञा प्रेम को इतनी भा गई थी कि दूसरे दिन वो अपने माँ पापा के साथ उसके घर पहुंच गया था उसका रिश्ता मांगने। आईटी एक्सपर्ट प्रेम का रिश्ता ठुकराना बेवकूफी होती, इसीलिए सिर्फ एक शर्त के साथ घर वालों ने हामी भर दी और शर्त रखी थी प्रतिज्ञा की छोटी बहन अनुज्ञा ने। मेरी दीदी को हर वक्त लाइट और फ्रेश हवा की ही आदत है, तो आप दीदी को शीश महली लेकर जाना। जी जरूर, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट टिप दे दी। शादी के कुछ दिन बाद वो प्रतिज्ञा को लेकर मुंबई शहर के अपने एक नए फ्लैट में आ गया था। 20वीं मंजिल पर बने इस फ्लैट में चारों तरफ कांच लगे थे। बाहर से ग्रिल था और अंदर से डार्क शेड के पर्दे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, पर एक दिन प्रेम के ऑफिस से आने के वक्त प्रतिज्ञा चाय लेकर बालकनी में गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। आसपास की बिल्डिंग की बालकनी से औरतों को एक दूसरे से बात करते देखकर उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी अंदर से कुछ आवाज आई। उसने अंदर जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे कोई आवाज आती। फिर उसका ध्यान ग्लास विंडो पर गया। वहां उसे पर्दे के उस पार से ऐसा प्रतीत हुआ कि कांच पर किसी की बड़ी बड़ी 2 हथेलियां हैं। ये हथेलियां किसकी हैं? कोई चोर है क्या? वो हथेलियां सरकने लगती हैं। कोई उन हाथों के सहारे से कांच पर चल रहा होता है। प्रतिज्ञा के ऊपर डर हावी होने लगता है। वो अपना फोन ढूंढने लगती है। उसी वक्त थपथपाने की आवाज आने लगती है। अब वो हथेलियां कांच को थपथपा रही थी। प्रतिज्ञा बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किसे बुलाए। एक तो वो पहली बार इस तरह अकेले रहने आई थी। तभी एक आवाज आती है, खोलो, जल्दी खोलो। कौन है? मैं हूँ, खोलो। कौन मैं? बेबी खोलो, मैं हूँ प्रेम। वो ध्यान से सुनती है तो समझ पाती है कि आवाज तो दरवाजे से आ रही है। वो दौड़कर दरवाजा खोलती है। सामने प्रेम को पाकर वो चैन की सांस लेती है। प्रेम अंदर आते हुए दरवाजा लगाता है। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? प्रतिज्ञा अपनी आप बीती सुनाती है। प्रेम जाकर उस विंडो को देखता है। वहां उसे कुछ नजर नहीं आता। वो विंडो खोल कर देखता है। नीचे कोई छज्जा भी नहीं है जिस पर कोई खड़ा हो सके। बेबी कहीं ये तुम्हारा वहम तो नहीं है? मैंने अपनी आंखों से देखा है यार। तभी उस खुले विंडो से एक लाल रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ आता है और प्रतिज्ञा के चेहरे को ढक देता है। वो जल्दी से उस दुपट्टे को हटाने की कोशिश करती है, पर वो बहुत बुरे तरीके से उसमें उलझ जाती है। प्रेम उस दुपट्टे को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ये दुपट्टा, ये तो वही दुपट्टा है। वही दुपट्टा मतलब? तुम जानते हो क्या? प्रेम मेरी मदद करो इसे हटाने में। प्रेम निशब्द सा खड़ा था। खुद को दुपट्टे से निकालते हुए प्रतिज्ञा ने बोला, प्रेम क्या हुआ? तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? तुम इस दुपट्टे को देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम इसे पहचानते हो? प्रेम की तरफ से उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वहां एक सन्नाटा पसर गया। बाहर शाम के उजाले पर रात हावी होने लगी थी। गर्मी की इस शाम में मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। आंधी आई और वो भी इतनी जोर से कि खिड़की मात्र से घुसकर प्रेम और प्रतिज्ञा के घरौंदे के अंदर सजे सभी सामान गिराने और तोड़ने लगी। पर्दे उड़ने लगे, दीवार पर टंगी फोटोज गिरने लगी। एक जोर के धमाके के साथ
टीवी भी गिर पड़ा। प्रतिज्ञा खिड़की के पास पहुंच तो गई थी पर बंद नहीं कर पा रही थी। हवा का दबाव बहुत ज्यादा था और प्रेम, वो तो अपनी जगह पर मूरत बना खड़ा था। प्रतिज्ञा बार बार आवाज दिए जा रही थी। प्रेम, प्रेम यार हद करते हो, वहाँ से हिलो तो। देखो सब हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है और आप हो कि जड़ होकर खड़े हो गए हो। तभी सनसनाती हवा के झोंके के साथ एक साया खिड़की के अंदर प्रवेश करता है। वो धीरे धीरे करके एक लड़की का रूप ले लेता है। प्रेम और सकपका जाता है। प्रतिज्ञा भी बहुत डर जाती है। वो दौड़कर प्रेम के पास जाती है। पहचाना मुझे? अनुपमा। अब चौंकने की बारी प्रतिज्ञा की थी। उसने प्रेम को देखा। वो थर थर कांप रहा था। कौन? कौन अनुपमा? मुझे तो लगा था तुम पहचानोगे भी नहीं। प्रतिज्ञा प्रेम को जोर से झकझोरते हुए पूछती है, कौन? कौन है ये? वो साया घूर कर देखता है प्रतिज्ञा को। उसका हाथ प्रेम के हाथ से छूट जाता है और वो दूर जाकर जमीन पर गिर जाती है। मैं प्रेम का पास हूँ, पर मैं आज भी उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। वो आगे जाकर प्रतिज्ञा को पकड़ने की कोशिश करती है। प्रतिज्ञा डर के मारे पीछे पीछे सरकती जाती है। सफलता पाने के लिए उसने मुझे अपनी सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया। 3 साल लिव-इन में रहने के बाद प्रमोशन के लिए इसने मुझे अपने बॉस के सामने परोस दिया। जब मैंने अपोज किया तो पहले तो ऐसे एक्ट किया जैसे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो, और फिर एक दिन इसने मुझे क्रूज पर ले जाकर शराब पिलाई और मेरा गला घोटा। उसके बाद मुझ में पत्थर बांधकर मुझे मेटल की जाली से पैक करके इसने इतने परफेक्टली मेरा मर्डर प्लान किया कि आज तक मैं पुलिस और लोगों की नजरों में लापता हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अपनी मौत का बदला। इतना कहकर वो साया प्रतिज्ञा के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक जाता है। प्रेम रोकने की कोशिश करता है पर उस साये से प्रतिज्ञा को नहीं बचा पाता है। वो साया प्रतिज्ञा के शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। प्रेम जल्दी से प्रतिज्ञा को नीचे उतारता है पर तब तक वो मर चुकी होती है। तुमने मेरे किए की सजा इसे क्यों दी? तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाई तो किसी और को तुम्हारे साथ कैसे रहने दूंगी? इसमें इसकी क्या गलती थी? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, गेहूं के साथ खून को भी पिसना पड़ता है? वो साया हंसते हुए उसी खिड़की से बाहर चला जाता है और प्रेम वहीं बैठकर रोता रहता है। क्रश घूर घूर कर अमित को देख रहा था। क्लास में अपनी बेंच पर बैठकर अमित बड़े ध्यान से मगन होकर अपनी कॉपी पर कुछ अलग अलग कलाकृतियां बना रहा था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अमित, अमित, हाँ बोल। अमित पीछे देखना। अमित पलटकर पीछे देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? क्या है मेरे पीछे? तुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा क्या? क्रश तू पागल हो गया है क्या? क्रश कुछ समझ नहीं पा रहा था। दरअसल क्रश को जो दिख रहा था वो कोई और नहीं देख सकता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे उसकी आंखें इंसानों को उनके जीवन में तो देख ही सकती थी, साथ ही मरने के बाद भी उन्हें देख सकती थी।
अमित के पीछे एक लड़की खड़ी थी। वो एक आत्मा थी। स्कूल ड्रेस में थी वो, पर जहां तहां उसकी ड्रेस फटी हुई थी और खून बह रहा था। बाल खुले हुए थे, बिखरे बिखरे से। अब वो अमित की जगह क्रश को घूर रही थी। क्रश उसे देखकर डर रहा था, पर क्लास के बाकी बच्चे अपनी नॉर्मल रूटीन में लगे हुए थे। उन्हें तो वो आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। क्रश को डरता देख अमित ने पूछा, क्रश तू ठीक तो है ना? तबीयत खराब है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। वो अपना पसीना पोंछते पोंछते क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे आत्मा भी निकल जाती है। वो जाकर पहले खाली क्लास में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, पर वो आत्मा भी अचानक वहां प्रकट हो जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर बहुत तेजी से छत की तरफ भागता है। वो आत्मा उसका पीछा करती है। भागते भागते वो छत पर पहुंच जाता है। पीछे पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही वापस आके मुड़ता है तो आत्मा वहीं खड़ी रहती है। क्रश जोर से डर कर चिल्लाता है, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, पर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो मेरी मदद भी कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। उसके डर से पीछे पीछे सरकते हुए क्रश जमीन पर गिर जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो आत्मा उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, और मैं पहचानना भी नहीं चाहता। अमित तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, उसके गले में एक ताबीज है, क्या वो तुम मुझे लाकर दे सकते हो? तुम मुझे दिख रही हो पर बाकियों को नहीं दिख रही। इसका मतलब है तुम एक आत्मा हो, तो तुम्हें ताबीज की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जैसों से बचने के लिए तो जिंदा इंसान ताबीज पहनते हैं। हाँ, मैं एक आत्मा हूँ, पर यह जरूरी तो नहीं कि सारी आत्माएं बुरी और ताकतवर हो। मतलब तुम कहना चाह रही हो कि तुम बुरी नहीं हो और नहीं तुम ताकतवर हो? हाँ। तो मुझे इतनी देर से डरा क्यों रही थी? मैं कहाँ डरा रही थी? तुम मुझे देख सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे बात करने आ रही थी। तुम कौन हो? तुम मुझसे चाहती क्या आखिर? अमित के दादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अपने जीवन में बहुत सी बुरी आत्माओं का सर्वनाश किया था, पर कुछ साल पहले एक बुरी आत्मा से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई और मरते मरते उसके दादाजी ने उसकी सुरक्षा ताबीज घर में ही कहीं छुपा दिया था, जो अब अमित के गले में है। उसके बाद उस आत्मा ने अमित को अपना निशाना बनाना चाहा, पर उस सुरक्षा ताबीज की वजह से वह बच गया। गुस्से में आकर उस बुरी आत्मा ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे मार दिया और अब मुझसे ताबीज लाने को कहा है, वरना वो स्कूल के बाकी बच्चों को भी मार डालेगा। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूं? स्कूल के पीछे झांक कर देखो। कृष्णा झांक कर देखता है तो वहां एक बहुत ही डरावनी सी चुड़ैल उसे दिखाई देती है। वो हुकारते हुए इधर उधर भटक रही होती है। वो अंदर नहीं आ पा रही क्या? स्कूल को अमित के दादाजी ने ही प्रिंसिपल के कहने पर बांध दिया था, इसलिए वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ पाएगी।
तभी पीछे से कृष को ढूंढते हुए अमित वहां आ जाता है। कृष उसे सारी बात बताता है। अमित भी छत से नीचे झांक कर उस चुड़ैल को देखता है। अगर मेरे दादाजी इसकी वजह से मरे हैं तो इससे हमारा जीत पाना मुश्किल है, पर हम प्लान बनाकर इसका सफाया कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक कृष ताबीज लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है। वो कृष के हाथ में ताबीज देखकर पागल होने लगती है। तभी ऊपर से उसी स्कूल के आंगन में बने कुएं का पवित्र जल अभिमंत्रित करके अमित उस बुरी आत्मा पर फेंक देता है और कृष उस ताबीज को जैसे ही उस बुरी आत्मा से सटाता है वैसे ही वो चुड़ैल धुआं बनकर हवा में उड़ जाती है। अमित कृष का हाथ पकड़ लेता है और उसकी शक्ति के माध्यम से मुड़कर आत्मा की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान गई। हो सकता है मेरी जिंदगी इतनी ही हो, पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी और कृष की मदद से स्कूल के बाकी बच्चों की जान बच गई। मैंने पहले तुम्हारा भरोसा नहीं किया, उसके लिए मुझे भी माफ कर दो। तुम लोग अपना ख्याल रखना और तुम दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ही करना। इतना कहकर वो आत्मा भी हवा में गायब हो गई। बात सदियों पुरानी है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस किसान की सोती हुई बेटी को एक सांप ने डस लिया और वो मर गई। कुछ सालों बाद, सीमा, आज मुझे बिटिया की बड़ी याद आ रही है। न जी न, उस तांत्रिक की बात याद है ना? उसने कहा था कि उसे याद करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की मृत्यु हो जाएगी। मैं अपनी बिटिया को तो गवा चुकी हूँ, अब आपको और दोनों बेटों को नहीं गवाना चाहती। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। तभी ढोल की आवाज आने लगी। ढोल बजाने वाले ने ढोल बजाकर ऐलान किया, सुनो 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 गांव वालों, गांव के लोग, आज से पास के जंगल में हर दिन एक गाड़ी खाना और एक घड़ा पानी भिजवा देना, नहीं तो वो गांव में आ जाएगी और तबाही मचा देगी। सुनो सुनो सुनो। गांव के लोग ढोल बजाने वाले को पकड़कर गांव के प्रधान महेश के पास ले गए। ये ढोल वाले, ये बात तुमने किनके कहने पे कही? कौन है जो हमारे गांव में तबाही मचा सका थे? बताओ हमें। मालिक, मैं उस रास्ते से लौट रहा था, तभी एक काली परछाई मेरे सामने आई और कहा कि मैं गांव में जाकर सबको ऐसा बताऊं, नहीं तो मुझे ही खा जाएगी। हम लोग तुम पर विश्वास कैसे करें? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मालिक, मैं भी बहुत डर गया था। मुझे भी नहीं मालूम कि वो कौन है, मैंने तो देखा भी नहीं कि वो दिखती कैसी है। बस वो रास्ते से हटी और मैं भाग कर आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग चिंता ना करें, मैं देखता हूँ क्या चाहती है वो, कुछ तो करना ही होगा। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक खूब आंधी चली और एक लड़की की गूंजती आवाज आती है, ये सही कह रहा है, आज से अगर रोज तुम लोगों ने नहीं भेजा तो मैं इस गांव को तहस नहस कर दूंगी। गांव वाले बहुत ही डरे हुए थे और हाथ जोड़कर अपने प्रधान महेश को बड़ी उम्मीद से देखते हैं। महेश बाबू, कुछ तो करो। जंगल के बीच में भरी गाड़ी भेज देना, मैं बहुत ही भूखी प्यासी हूँ। उसके प्रकोप को देखते हुए महेश ने कहा, हाँ हाँ,
यहाँ से जाओ, हम भेज देंगे। वो आवाज हवा में गायब हो गई और सर सर की आवाज के साथ वहां डर के बाद का सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर में गांव वाले एक ट्रॉली में खाना और घड़े में पानी भरकर तैयार कर देते हैं। अब कौन लेकर जाएगा ये तय करना होता है। अंत में एक लड़का आगे आता है। गांव की भलाई के लिए तो किसी न किसी को जाना ही पड़ेगा। मैं ही शुरू करता हूँ। और वो ट्रॉली लेकर निकल जाता है। उसके माता पिता रोते रहते हैं और महेश भी बहुत परेशान दिखता है। वो लड़का लौटकर नहीं आता है। ये सिलसिला दिन प्रतिदिन चलने लगा और रोज किसी न किसी के बच्चे बलि का बकरा बनने लगे। उनके घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आती। एक दिन महेश के यहां एक मेहमान आया। तभी पड़ोस से रोने की आवाज आने लगी। अरे महेश, पड़ोस में लोग क्यों रो रहे हैं? ऐसा क्या हो गया है? क्या बताऊं भाई, ऐसी बात है कि हर रोज एक ना एक घर का बेटा जान समझकर मरने जाता है। अगर नहीं भेजा तो एक ही दिन में पूरा गांव उजड़ जाएगा। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आज मैं जाऊंगा, देखूंगी कौन सी बला है जो इस गांव को मरघट बनाना चाहती है। ना जी ना, आप इस गांव में मेहमान हो। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपने गांव में आए किसी मेहमान को भेज दे। मेहमान महेश को और गांव वालों को समझाकर ट्रॉली लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक भूतनी आई और हाथ बढ़ाकर ट्रॉली खाली कर दी, घड़े से पानी पी लिया और मेहमान के पास गई। इसे भी खींचकर खाने की कोशिश करती है। मेहमान शांत रहता है। अचानक वो उसे फेंक देती है। तू सच सच बता, कौन है? मैं कौन हूँ इससे तुझे क्या? तू भूखी प्यासी है, तू सिर्फ खा। तुझे मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरे गांव में कई घर के बच्चों को तो तूने अपने खुराक बना लिया है, फिर मुझसे सवाल क्यों? सबको खाती थी तो रोते चिल्लाते थे, पर तू बिल्कुल शांत था। मैं देवांश हूँ जो तुझे इस जहन्नुम से मुक्त कर सकता हूँ, पर तू है कौन? मैं इस गांव की ही बेटी थी। मेरे पिता किसान थे। एक दिन मुझे सांप ने काट लिया। मेरे परिवार वाले जिस तांत्रिक के पास मेरा जहर उतरवाने ले गए थे, उसने मेरे घर वालों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा लिया था। मेरे माँ बापू ने ना मेरा संस्कार किया और ना ही मुझे कभी याद करते हैं। अपनों की यादों से भी मिट जाना क्या होता है पता है? उस तांत्रिक को तो मैंने मार दिया, पर मुझे तब भी मुक्ति नहीं मिली। अब मुझ भूतनी की प्रकृति ऐसी है कि किसी न किसी को शिकार तो बनाना पड़ेगा। महेश किसान और गांव वाले मेहमान के पीछे पीछे वहां तक आ गए थे और छुपकर दोनों की बात सुन रहे थे। हाँ मालिक, तब मेरी बच्ची 4 साल की थी। तांत्रिक ने कहा कि उसे नदी में बहा दो, वरना ये पूरे परिवार का काल बन जाएगी। मैंने तो इसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। तुम्हारा संस्कार हम सब मिलकर करेंगे। तुम पूरे गांव की बेटी हो। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ बेटी, लेकिन आज के बाद तुम गांव वालों के साथ कुछ भी गलत नहीं करना। भूतनी उसकी बातों से संतुष्ट हो गई, सबको माफ कर दिया। इस तरह हिम्मत दिखाकर और बात करके देवांश ने गांव को उस भूतनी के प्रकोप से मुक्त करा दिया।